हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर से स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हम क्लास 12th का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल फिनोल ईथर। ये हमारा लेक्चर 5 है एंड लेक्चर 5 में पहले लिख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, वो हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये हम देख रहे थे। और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कहां पे होता है, ये हम कल कर चुके हैं। तो एक बार अपना आप नोट्स पलट के देख सकते हो। ये हमारा फिनोल था। फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा रहे थे और यहां पे हमने आपको बताया था कि ये जो फिनोल है इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है एंड पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। इसका ये पैरा पोजीशन है। जिसको नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कई बार बता चुका, फिर बता रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। इसके जस्ट जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, जैसे यहां पे ये OH के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो OH के जस्ट बगल वाला जो दोनों कार्बन होते हैं, इस दोनों को ऑर्थो बोलते हैं। फिर उसके बाद वाले को यहाँ पे मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। तो अगर मैकेनिज्म आपको जानना है कि ये बेंजीन रिंग में कैसे आता है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके पास क्यों नहीं चला गया, इन दोनों के पास। तो वो आप हायर के एजुकेशन में पढ़ोगे कि वहां एक कॉन्सेप्ट आता है हार्ड और सॉफ्ट का। तो वहां से वो एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के पास जाएगा, कौन सा बेंजीन रिंग में या कार्बन सेंटर पे आएगा। तो वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लेवल से बहुत ऊपर हो जाएगा, तो हम पूरा अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बेंजीन रिंग में जाएगा। और बेंजीन रिंग में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और अच्छा मेटा पे क्यों नहीं गया, ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों आया, तो इसका मैंने कल बता दिया है कि यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है जब हम ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराते हैं, तो और यहां भी आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशन पे जाता है और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है जब ये नीचे उतारता है। अच्छा, ये तो हो गया। हमने आपको कोई पर्टिकुलर मतलब एग्जांपल नहीं दिया था, केवल हमने एक जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे। आज हम पर्टिकुलर जो आपके एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, हम वो करेंगे। तो पहला आपका एग्जांपल है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। ठीक, तो देखो यहां दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? एक ऐसा हो सकता है फिनोल में हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालें। क्या डालें? हम फिनोल में डाइल्यूट, कभी कभी DIL लिख के ऐसे डॉट लगाया होता है तो वहां भी आप समझ लोगे, या डाइल्यूट की जगह पे अगर एक्वस लिखा है वो भी सेम ही है। तो डाइल्यूट HNO3, कभी कभी अगर या एक्वस लिखा है, एक्वस HNO3, यानी कि HNO3 में पानी मिला हुआ है और वो बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में, तब हमारा जो बनता है प्रोडक्ट वो हमारा बनता है OH के या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा NO2, जो HNO3 है ये हमें देता है, जो HNO3 है, HNO3 ये टूटता है और ये हमें देता है यहां से NO2 पॉजिटिव। यही ये जो HNO3 है ये हमें NO2 प्लस
ये हमें प्रोवाइड करता है, और वो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग में आने वाला है। अब इस बेंजीन रिंग में कहां पे आएगा, तो पहले वाले मैंने आपको बता दिया है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या तो पैरा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा एंड पैरा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, उसका भी मैंने कल आपको डिस्कस कर लिया है कि जब भी ऑक्सीजन सेंटर OH होता है वहां पे, यहां पे सॉरी, ये तो मैंने फिर से आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही बना दिया, तो हमें ये पैरा प्रोडक्ट बनाना था, ठीक। और यहां पे पैरा मेजर बनता है, जो पैरा है वो मेजर बनता है, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक। और ये हमारा माइनर बनता है। क्यों बनता है, तो ये भी मैंने कल आपका डिस्कस कर लिया है। प्लस एंड इफेक्ट के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इक्वल आता है, उससे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये वाला मेजर होगा ये वाला। तो फिर ऑक्सीजन चूंकि -I इफेक्ट लगाता है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही रहेगा, तो NO2 वहां जाएगा, चूंकि NO2 इलेक्ट्रोफाइल है तो वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां से थोड़ा सा कम हुआ, ये खींच लेने के कारण यहां पे नहीं कम हुआ, इसलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका कब, जब हम डाइल्यूट या एक्वस HNO3 यूज करते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है ना कि हम एक्वस ना यूज करके कंसंट्रेटेड यूज करें, ऐसा हो सकता है। देखो मैं एक जगह छोड़ के लिख रहा हूं अभी, या यहीं बता सकता हूं पहले आगे आपको। अच्छा, ये दोनों अगर बन गया तो इसे अलग कैसे किया जाएगा वो बता लेता हूं, तब आपको कंसंट्रेटेड वाला बताता हूं। हाउ टू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है, आप वहां से पढ़ भी सकते हो। मैं भी यहां आपको डिस्कस कर ले रहा हूं कि ये हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत ना हो। ये H और यहां से N, डबल बॉन्ड O, तो और ये हुआ ऑर्थो प्रोडक्ट और N डबल बॉन्ड O, और एक मैं और फिर से बना रहा हूं, जस्ट ऐसे ही इधर से बना दे रहा, N डबल बॉन्ड O, और इसके पैरा पे यहां पे OH लगा दिया, ठीक। क्यों बनाया देखो, अभी होता क्या है यहां पे, होता ये है कि ये ऑर्थो है, ऑर्थो, और ये है आपके पैरा। क्या होगा, ऑर्थो में इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो ये वाला बॉन्ड है, ये जस्ट यहां पे NO2 जो है उसके पास में है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो ये होने लगता है यहां पे H बॉन्डिंग। ये क्या होने लगता है, H बॉन्डिंग। जबकि यहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक OH ऊपर है, दूसरा NO2 नीचे है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरा इसी के जैसा जो पैरा मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये समझ में आ रहा, ये जो है वो फिर से जो पैरा मॉलिक्यूल है वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अच्छा, ये जो दोनों मिक्स हैं तो आपस में क्यों नहीं करेंगे, तो आपस में करेंगे, बहुत कम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो खुद ही अपने आप जो एक मॉलिक्यूल है, याद हमेशा रखना, इंट्रा हमेशा ज्यादा होता है इंटर से। इंट्रा का क्या मतलब होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पे हम कहेंगे ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर। क्या है ये, इसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और जब दो मॉलिक्यूल अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक अपना कुछ योगदान दे रहा, दूसरा कुछ अपना योगदान दे रहा, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
बट ये जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब इससे होगा क्या ये देखो, जब हम किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, जैसे लेट सपोज वाटर को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है वाटर को गर्म करने पे, आपको पता होगा कि वाटर में H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। आपको क्या पता है ना कि अगर यहां पे HOH है और दूसरा फिर से HOH है तो यहां पे ये H बॉन्डिंग होता है, फिर से यहां पे HOH है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, OH H है तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऐसे। ठीक, तो ये सभी H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि ये, जैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो H2O है वो लिक्विड में होता है जबकि H2S गैस में होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेट सपोज मैं यहां पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है पर फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है कि H2O में H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आपस में से बंध जाते हैं और लिक्विड अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन यही हम जब H2S की बात करते हैं, S, तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या जरूरत होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरत होता है FON, फोन। ये याद रखना, इन तीनों में से अगर कोई हुआ और हाइड्रोजन उन दोनों कोई दो के बीच में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये याद रखना है आपको। एनीवन इज रिक्वायर्ड फॉर H बॉन्डिंग, ये वैसे आपको पता नहीं 11th में शायद टॉपिक है, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है, मेरे को टॉपिक का नाम नहीं याद आ रहा पर वहां पे पढ़ाया जा रहा। ठीक, तो इन तीनों में से अगर कोई प्रेजेंट हुआ और हाइड्रोजन उनके साथ हुआ तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन H फिर ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन फंस गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय अगर फ्लोरीन या नाइट्रोजन होता तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लिक्विड अवस्था में गया, जबकि H2S में देखो S इसमें नहीं है, इन तीनों में सल्फर नहीं है, तो इस सल्फर के कारण ये जो होगा इधर H और फिर HSH, इन दोनों के आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बाकी और भी बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं वो सब होंगे, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण ये जब आपस में ऐसे एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग होगा तो आपस में जब ये अलग अलग होगा तो ये गैस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म, जबकि ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म क्यों हुआ? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O is present in liquid state। ठीक, जबकि H2S में कोई नहीं हुआ। यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा। In H2S there is absence of hydrogen bonding, so it is present
इन गैस स्टेट, या गैसियस स्टेट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, गैसियस स्टेट। तो ये समझ में आया होगा कि जो H2O होता है वो गैस होता है, जब सॉरी लिक्विड होता है, जबकि H2S जो होता है हमारा गैस होता है। क्यों? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंस होता है, नहीं होता प्रेजेंट, जिसके कारण H2S हमारा गैस होता है। अच्छा, मैं क्यों बता रहा था? तो देखो इसके पहले ये हो क्या रहा है, यहां पे एक ही इंट्रामोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां इंटरमोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो होगा क्या कि जो मैं आपको बता रहा था कि जब हम H2O को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो जो लिक्विड स्टेट में है, जो हम गर्म करते हैं तो H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जब हम गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता है और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जैसे मान लो ये कोई ऐसे बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, तो ये लिक्विड स्टेट में है, नीचे से आप गर्म करोगे तो यहां से जो लिक्विड आपस में H2O के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बाहर नहीं आने देगा। आपको इतना एनर्जी देना होगा कि H2O और H2O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको टूटने भर का एनर्जी देना होगा, तब जाके वो बाहर आएगा। समझ में आ रहा? यही अगर H2O के बीच में अगर मान लो बॉन्डिंग नहीं होता, तब तो H2O आराम से बाहर आ जाता। समझ में आ रहा कि जब हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस टेम्परेचर तक गर्म करो जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। ठीक? तो जब हम H2O की बात करते हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ऐसे ही जब हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो एक पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, और ये जब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये जल्दी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बॉन्ड है, दूसरा वाला तीसरे से बॉन्डेड होगा, तीसरा वाला चौथे से बॉन्डेड होगा, तो इनको तोड़ के निकालने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो हमेशा इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये याद रखेंगे कि जो पैरा का होगा बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा। तो अब ये दोनों सेपरेट कैसे होंगे? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये होगा, ड्यू टू डिफरेंस in boiling point, we can separate by steam distillation मेथड। समझ में आ रहा? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का मतलब यह होता है कि मान लो ये दोनों मिक्सचर है, दोनों का एक ऐसे हमने बर्तन में ले लिया, हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? लेट सपोज कि ये हमारा 50 डिग्री पे हीट होके बाहर आ रहा और ये हमारा 60 पे आ रहा, तो हम 50 पे अगर बॉइल टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो ये तो ऐसे स्टीम बन के निकलता जाएगा और हम उसे कलेक्ट करते जाएंगे, लेकिन ये नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ? स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब यह हुआ कि ये दोनों का हमें मिक्सचर मिला था, इस वाले रिएक्शन से हमें मिक्सचर मिला था, तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि इसको हमने गर्म करना, जो मिक्सचर है उसे हमने गर्म करना शुरू किया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बना रहा, आपस में ही बस एक मॉलिक्यूल अपने में बॉन्डिंग है, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, बट ये एक दूसरे से बॉन्डिंग बना रहा, तो इसको तोड़ के निकालना मुश्किल है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हुआ तो ये जल्दी निकलेगा। अगर ये जल्दी निकलेगा तो जब हम गर्म करेंगे तो मान लीजिए अगर 50 पे निकलेगा तो हम 50 पे मेंटेन करके रखेंगे और ये निकलता जाएगा, ये नीचे लिक्विड फॉर्म में ये ऐसे पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये था हमारा कि अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या बनता है। मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि फिनॉल को हमने अब की बार कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराया, कंसंट्रेटेड HNO3। अब कंसंट्रेटेड HNO3 से जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो फिर ये एक जगह पे नहीं लगता, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव था, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव था, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव नीचे उतरा था। तो ये तीन जगह डेल्टा नेगेटिव है, तीनों जगह HNO3 लगा देता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब होगा तो ये हमारा, आगे मैं फिनॉल बना के अलग से लगा के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। देखो ये पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये रट के रखना है कि जब हम डाइल्यूट फॉर्म यूज करते हैं तो मोनो नाइट्रेशन होता है। ये क्या हुआ है, ये हुआ है आपका मोनो नाइट्रेशन, केवल एक जगह, ये वाला देखो एक जगह, इस पूरे रिंग में केवल एक नाइट्रेशन हुआ, यहां पे एक नाइट्रेशन हुआ। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं तो तीन जगह नाइट्रेशन होता है, यानी इसको ट्राई नाइट्रेशन बोल सकते हैं, मल्टी नाइट्रेशन। तो यहां पे अगर इसका नाम लिखना होगा तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम कहते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, या शॉर्ट में इसे TNT भी बोला जाता है, ट्राई, नहीं ये नहीं है TNT, ठीक। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बस इसका जो यील्ड होता है, जो बनता है वो पुअर यील्ड होता है, कम बनता है, पर जो बनेगा वो यही बनेगा। तो याद रखना है जब भी हम कंसंट्रेटेड HNO3 से अगर रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का तो हमारा जो बनेगा वो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ना कि मोनो नाइट्रोफिनॉल, ठीक। जैसे पहले वाला ऑर्थो पे लग रहा था या पैरा पे लग रहा था, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन रहा था या पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा था, बट यहां पे हमारा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए। इसको हम जनरल नेम में पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का हैलोजिनेशन, ठीक है। तो बना लेते हैं जल्दी से, ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। अब यहां पे भी दो तरीके के रिएजेंट हैं। यदि आप Br2 को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ रिएक्ट कराते हो 273 केल्विन पे, तब आपका मोनोब्रोमिनेशन होता है। तब क्या होता है आपका मोनोब्रोमिनेशन, यानी एक जगह Br लगेगा। कहां पे लगेगा, तो OH के ऑर्थो पोजीशन पे प्लस OH के पैरा पोजीशन पे, यहां पे OH और यहां पे Br। फिर अगर पूछा जाए हमसे कि इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, तो जैसे हमने नाइट्रेशन वाले में देखा था कि हमारा पैरा वाला मेजर बना था, वैसे ही यहां पे भी हमारा पैरा वाला मेजर बनेगा। ये तब है जब आपका Br2 के साथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया जाता है। बट यही अगर हम अगर कंडीशन चेंज कर दें, अगर हम मान लेते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इसी का रिएक्शन अगर हम मान लो ब्रोमीन वाटर से कराएं, Br2H2O ब्रोमीन वाटर, तब फिर आपका जो बनता है
वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है OH, और यहां पे Br, यहां पे Br, और फिर यहां पे Br। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे फिनॉल से तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, लेकिन जब भी आपका अगर वाटर के प्रेजेंस में कराओगे तब आपका ट्राइब्रोमिनेशन होता है। इसको हम कहते हैं 246। यहां पे अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 246 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों रिएक्शन, ये जो सीधे सीधे रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखे रहोगे तो कभी भी आता है तो आप कर पाओगे। चूंकि ये 3 ब्रोमीन जगह यूज हो रहा तो हम 3 मॉलिक्यूल यहां यूज करते हैं ब्रोमीन का, तो ये भी याद रखना। और इसके साथ अगर 3 देखो, 3 अगर Br2 है तो 3 दूनी 6 हुआ, तो इसके साथ 3 HBr भी बनता है, HBr। ये समझ में आ रहा ना? यहां पहले हाइड्रोजन था, यहां पे ऐसे हाइड्रोजन था ना, 2 1 3 वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया था, तो इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं जब ब्रोमीन से, तो ये H कहीं तो जाएगा, तो ये H जो जाएगा यहां से, जो Br प्लस इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो Br प्लस तो इसमें आएगा, जो लेकिन जो Br माइनस होगा वो H प्लस के साथ जाएगा और HBr बनाएगा। इसके बाद आता है आपका कोलबेज रिएक्शन। इसके बाद आता है आपका कोलबेज रिएक्शन। क्या होता है कोलबेज रिएक्शन? हम कोई फिनॉल ले और फिनॉल को हम रिएक्ट कराएं NaOH से। किससे कराएं? NaOH। तो क्या बनेगा? मैंने आपको बता रखा है कि जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है फिनॉक्साइड आयन। ये जो OH माइनस है वो फिनॉल के H प्लस को ले लेगा और ये बनेगा O माइनस, और यहां से Na प्लस। तो इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद हम रिएक्ट कराते हैं इसको CO2 और H प्लस में हम HBr या HCl कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप में लिखा नहीं है, यहां डायरेक्ट H प्लस लिखा है तो मैं H प्लस आपका लिख दे रहा हूं। ठीक, क्या होगा अब? अगर आपको अब याद हो तो मैंने आपको फिर कल बता रखा था कि जब भी फिनॉल होता है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब भी फिनॉक्साइड O माइनस होता है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहां फिर आपका ये CO2 कहां जाने वाला है? ये कैसे होगा रिएक्शन? तो देखो, थोड़ा सा मैं रिंग के जो पाई बॉन्ड है उनको अलग से मूव करा देता हूं। इधर से मैंने फ्लिप किया है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे होता है। CO2 को हम ऐसे लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये O माइनस ऐसे आता है और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये टूट जाएगा और यहां पे हमारा बना लेगा पाई बॉन्ड जैसे है वैसे डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस Na प्लस। ठीक है, अब इस O माइनस के लिए हमने H प्लस दे रखा है तो ये तुरंत लेके OH बना लेगा। ये क्या बन जाएगा? और यहां का जो H है ये भी अपना शहीदी देगा। ये क्यों? ये H प्लस, ये H क्यों निकल रहा है? उसका रीजन ये है कि अभी ये जो रिंग है ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक बनाने के लिए ऐसा हो रहा। तो ये जो O माइनस है वो इस H प्लस को लेगा और ये वाला निकलेगा क्योंकि एरोमेटिक बनाना है इसे, तो हमारा ये बन जाएगा OH। यहां से जो O माइनस आएगा, या इसको भी दिखाई दूं एक और स्टेप में आपको, एक और स्टेप में आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये O माइनस बन गया। फिर से मैंने पाई बॉन्ड आपको नहीं दिखाया,
O माइनस और C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस H ले लिया तो C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। और ये फिर O माइनस जो है वो फिर से H प्लस ले लेगा और ये हमारा बन जाएगा OH और ये C थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं लिख दे रहा हूं H प्लस OH COOH और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। तो ये याद रखना है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि सैलिसिलिक एसिड कैसे फॉर्म होता है। तो ये इस तरीके से हम कोलब्रिज रिएक्शन के थ्रू सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। पहले फिनॉल लेते हैं, NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आगे फिर से एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर ये H प्लस के साथ लेके और सैलिसिलिक एसिड बना देता है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ये एल्कोहल वाले पार्ट में थोड़ा सा बचा था जो साथी में दे रखा था, पर वहां पे मैंने नहीं बताया था, एक्चुअली में उतना छूट गया था मेरा, तो अभी मैं यही बता दे रहा हूं। क्योंकि फिनॉल वाला पार्ट हम पढ़ ही रहे हैं तो उसी में हम एल्कोहल का भी देख लेते हैं क्या होता है एस्टर। तो वो सबसे पहले देख लो, R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एस्टर, ठीक। कैसे बनता है? तो देखो, जब कोई एल्कोहल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, R C डबल बॉन्ड O OH और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसका मतलब समझते हो? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन जा रहा है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो यहां से H प्लस आता है, ये लोन पेयर इसको ले लेता है, ठीक। और इसका लोन पेयर, ये एसिड के प्रेजेंस में दिखा रहे हैं तो मैं वो वाला पार्ट आपको अभी नहीं दिखाता हूं, ये एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे होता क्या है, तो ये लोन पेयर ऐसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा आएगा और इसको निकाल देगा। ये काटा नहीं जाता, ऐसे दिखाया जाता, ठीक। तो होगा क्या, यहां से R O और H जैसे था वैसे, फिर C डबल बॉन्ड O, इसको हम R डैश बोल दे रहे हैं तो ये R डैश हो गया। देखो R डैश OH, R डैश OH, फिर इधर से इसको पलट कर लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O फिर R, OH तो निकल गया तो ये माइनस OH2 हो जाएगा, H2O निकलता है, ये जो OH माइनस होगा वो H प्लस ले लेगा। तो ये हमारा हो गया बेस और यहां आएगा प्लस। क्यों प्लस आया? तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा, ये लोन पेयर ऐसे इस पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये O माइनस बनेगा, दोबारा आएगा, OH को बाहर निकाल देगा और ये OH माइनस H प्लस लेके H2O बना लेगा। अब यहां से R डैश OH और ये फिर H प्लस निकल जाएगा ताकि न्यूट्रलाइज हो पाए और ये हो जाएगा R डैश O C डबल बॉन्ड O और R, ठीक। इसको कहते हैं एस्टर। ये तो पहला रिएक्शन हुआ कि एस्टर कैसे बनता है। तो कोई एल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, ये क्या है? ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कोई एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारा ये क्या बनाता है? ये हमारा बनाता है एस्टर।
ठीक, तो ये हमारा एस्टरिफिकेशन है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फिनॉल वाले में अभी मैं आपको एस्प्रिन फॉर्मेशन बताने वाला हूं। ये वाला यहां पे बताया ना सैलिसिलिक एसिड, इसी के जस्ट आगे एक स्टेप हम लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा एस्प्रिन। तो वहां से वो बताने के लिए मैं आपको पहले आगे एस्टरिफिकेशन वाला पार्ट बता दे रहा हूं। देखो, दूसरा एस्टर बनाने का और एक मेथड होता है कि जो एल्कोहल है आपका R-OH, इसका कोई एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ। लेट सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, इसका नाम है एनहाइड्राइड। ये हमारा है एल्कोहल और ये है हमारा एनहाइड्राइड, ठीक, एनहाइड्राइड। इसका इससे जब रिएक्शन कराओगे तो फिर से ये जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है और H+ के प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा, इसका लोन पेयर फिर से जाता है, इसको ले लेता है और ये असल में बन जाता है कुछ यहां पे ऐसे OH आ जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ताकि यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अच्छे से अटैक कर पाए। तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखाई देता हूं। ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे H और ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H+ को ले लिया, OH पॉजिटिव, ठीक। अब चूंकि ये सेंटर अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो अब एल्कोहल आएगा, अब हमारा एल्कोहल आएगा R-OH और ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, वापस आएगा, इसको निकाल देगा, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा R-OH और इधर से C डबल बॉन्ड O CH3 और ये पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है आपको भी? देखो, और यहां पे भी आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये दोबारा गया, दोबारा आ गया, इसको निकाल दिया, ये पूरा ग्रुप CH3CO- निकल गया। क्या निकला है यहां पे, ये प्लस में बनेगा CH3COO- जो है वो H+ ले लेगा और हमारा बना लेगा एसिटिक एसिड, ठीक, CH3COOH। और ये वाला इतना जो पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH और ये देखो R-OH, ये वाला पार्ट यहां पे है और इस वाले पार्ट को मैंने पलट के इधर लिखा हुआ है। अब ये वाला पार्ट दोनों जो H+ है वो बाहर चले जाएंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो पाए ये, और हमारा बन जाएगा यहां पे R- और ये होगा O डबल बॉन्ड O CH3 और अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको फिर से एस्टर दिखेगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड है एस्टर बनाने का। ये क्या है, एस्टर। जब भी R-O C डबल बॉन्ड O R रहेगा अल्काइल ग्रुप तो हमारा उसे हम क्या कहेंगे, एस्टर। तो एल्कोहल और एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है फिर भी एस्टर बनता है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये हम याद रखेंगे, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए अगर हमें रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं बनाना होता तो हम जो इसमें पानी बनता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसिटिक एसिड बन रहा, तो हम जो भी यहां पे बाई प्रोडक्ट बन रहा उसे हम तुरंत बाहर निकालने जाते हैं। जब बाहर निकाल लेते हैं तो ये फिर से रिएक्शन वापस नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद आपका है एक और मेथड है, थर्ड मेथड एस्टरिफिकेशन का, वो है आपका R-OH में R-OH अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए एसिड हैलाइड से,
C डबल बॉन्ड OCl। कोई भी यहां पे X हो सकता है, यहां पे मैं X लिख दे रहा हूं, और जो X होगा X वो ClBrI कुछ भी हो सकता है, एसिड हैलाइड। अब ये जब रिएक्ट करेगा, और इसको रिएक्शन हम कराते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होता, और इसका होता है पाइरिडीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होगा? पाइरिडीन या पिरिडीन, जो भी आप बोलते होगे, पिरिडीन। ठीक है, तो एल्कोहल का एसिड हैलाइड, ये क्या है? एल्कोहल। और ये हमारा क्या है? एसिड हैलाइड। तो जब एल्कोहल और एसिड हैलाइड रिएक्ट करते हैं, तो फिर से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इसको निकाल देगा। ये मैं फिर से बॉन्ड कट कर दे रहा हूं, तो आप कट नहीं करोगे, ऐसे दिखाते हैं। ठीक, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा, ये टूट के ऊपर गया, O- दोबारा आया, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल दिया। यहां भी देखो, ये गुड लिविंग ग्रुप था, CH3 डबल बॉन्ड O- इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो ये निकल जाएगा, इसीलिए ये निकल गया था यहां पे। अब देखो क्या बनेगा यहां पे, तो बनेगा आपका R डैश O, इधर H, इस पे पॉजिटिव आएगा, और C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, और इधर R बनेगा। ठीक है, और फिर ये जो H है वो निकल जाएगा -H+ के रूप में। माइनस का मतलब होता है बाहर निकल रहा, तो H+ बाहर निकल रहा, और यहां बन जाएगा आपका R डैश O C डबल बॉन्ड O R। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं फिर से? एस्टर। क्या नाम है इसका? एस्टर। तो मैंने आपको 3 मेथड बताया एस्टर बनाने का। देखो, पहला मेथड आपको बताया कि एल्कोहल का रिएक्शन कराओ कार्बोक्सिलिक एसिड से, और तब फिर यहां पे एस्टर मिलेगा। या एल्कोहल का रिएक्शन कराओ एनहाइड्राइड से, और फिर आपको एस्टर मिलेगा। या एल्कोहल का रिएक्शन कराओ कोई एसिड हैलाइड से, और फिर आपको एस्टर मिलेगा। सेम काम आप फिनॉल के साथ करा सकते हो। तो क्या देख कर सकते हो आप? अब मैं अलग से वहां पे नहीं बताऊंगा, मैं सेम काम R डैश के जगह पे अगर एरोमेटिक कोई रिंग लोगे तो ये फिनॉल हो जाएगा, और सेम करोगे तो यहां R डैश के साथ साथ यहां AR डैश AR भी आ सकता है। तो बस R डैश ना होके वहां AR होगा। AR मतलब पीएच, फिनाइल रिंग, तो यहां पे पीएच OH रहेगा, तो वो फिनॉल हो गया, और फिनॉल के साथ यहां PHO C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा, तो वो भी एस्टर है। सेम काम आप यहां भी कर सकते हो कि R डैश के जगह पे यहां पे AR यूज कर लो, फिनॉल वाला ग्रुप PH यूज कर लो, बेंजीन रिंग यहां पे यूज कर लो, तो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, और लास्ट में आपका R डैश के साथ साथ यहां पे AR भी आ जाएगा। ठीक, बस ये है कि जब आप AR यूज करोगे तब उसको फिनॉल बोलेंगे, तब उसको एल्कोहल नहीं बोलेंगे। अगर AR यूज करो तो क्या बोलेंगे? फिनॉल, फिनॉल बोलेंगे। फिर उसको यहां भी लिख लो, नहीं तो बाद में आप सोचोगे कि उसको लगाने के बाद भी क्या एल्कोहल ही बोलेंगे क्या, तब किसको उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। ArOH को फिनॉल। और यही काम आप यहां भी कर सकते हो, एल्कोहल के जगह पे आप AR यूज करो, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, उस समय पे फिर हम इसको एल्कोहल ना बोल के फिनॉल बोलने लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सिंपल मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऐसे यूज कर लो, ऐसे, तो सेम इसका लोन पेयर आगे अटैक करेगा, जैसे इसका कर रहा वैसे इसका करेगा। समझ में आ रहा? आगे चलते हैं। अच्छा, यहां एस्टर वाले में लगाया ना? नहीं लगाया तो यहां भी लगा लो। कहेंगे वही फिनॉल है या एल्कोहल, हम कहेंगे एस्टर ही। अब हम आते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन आपको पता होगा, एक टैबलेट होता है जो माइग्रेन के, जब हमें सर का माइग्रेन होता है उसके दर्द में काम आता है। कैसे बनता है? तो एस्प्रिन का पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो हमारा एस्प्रिन कुछ ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OOH, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम है एस्प्रिन। इसका क्या नाम है? एस्प्रिन। अब देखो ये कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले आप फिनॉल ले लो, फिनॉल का रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो ये हमारा बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। O माइनस Na+, ठीक। फिर इसका रिएक्शन करा दो आप, ये मैं कोलबेज रिएक्शन करा रहा हूं, CO2 के साथ H+। अब ये आपका बना देगा यहां पे OH, और ये लग जाएगा यहां पे COOH। देखो सैलिसिलिक एसिड बन गया। ये हमने यूज किया यहां पे फिनॉल, फिर ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, और फिर ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, और फिर अभी आप इसका रिएक्शन करा दो एनहाइड्राइड के साथ। अभी बताया ना आपको एस्टरिफिकेशन। देखो क्या बन गया, ये वाला पार्ट बन गया। OH की जगह पे O में हमें केवल ये वाला पार्ट जोड़ना है, CH3CO। इसको असाइल ग्रुप कहते हैं, तो हमें असाइलेशन करना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पे इसका हम रिएक्शन कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं? तो हम यूज कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसे बोला जाता है एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिड के प्रेजेंस में हम यूज कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? जो इसका लोन पेयर है वो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, वापस आएगा और इसको निकाल देगा। तो बस ये बन गया। यहां O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां COOH। देखो दिख रहा है आपको? COOH, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा, ये वाला पार्ट बाहर हो गया। ये असाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, ये केवल पार्ट इसके साथ जुड़ गया, और यहां जो H आएगा वो H+ के रूप में रहेगा। अगर आपको दिखाना हो तो फिर भी मैं दिखा देता हूं, ऐसे रहेगा, और अगली स्टेप में भी दिखा सकते हो। ऐसे टूट गया और ये हमारा बन गया O C डबल बॉन्ड O CH3 COOH, या इसी को जैसे वहां पे स्ट्रक्चर बना के लिखा हूं वैसे भी लिख सकते हो, कुछ ऐसे कि COOH को ऊपर लिखते और C डबल बॉन्ड O CH3। COOH O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है एस्प्रिन। तो ये जेई में, नीट में कई जगह पूछा जा चुका है। आपको बीच में कहीं रिएक्शन दे देता है, आप यहां से यहां पूछ लेता है या यहां से यहां पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और वहां पे बताना होता है कि एस्प्रिन कैसे फॉर्म होगा। या यदि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फिनॉल से सीधे एस्प्रिन बनाओ। बट हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो ये आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए। एस्प्रिन के बाद
अभी आपके कुछ और रिएक्शन बचे हैं, राइमर टीमन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन। राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक, क्या होता है? ये होता ये है कि कोई एक एल्कोहल है, सॉरी फिनॉल है, और फिनॉल से हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है। OH के ऑर्थो पोजीशन पे, OH के ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगाना है। क्या करना है? CHO। अभी इसके पहले वाले में आपने देखा ना, यहां पे हमने COOH लगाया था, OH के ऑर्थो पोजीशन पे हमने COOH लगाया था, पर अभी हमें क्या लगाना है? यहां पे COOH लगाया था ना, पर अभी हमें क्या लगाना है? OH के ऑर्थो पोजीशन पे CHO। अब वो कैसे लगेगा हमें ये देखना है। तो ये लगेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं जो रिएजेंट, उसका नाम है CHCl3 के साथ एक्वस NaOH। ठीक, अगर ये यूज करोगे तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे CHO मिलेगा। कैसे बनेगा वो अब हम ये देखते हैं। तो यहां पे नोट डाल के लिख लो, फिर मैकेनिज्म तो हम देखेंगे ही। रिएक्शन गोज थ्रू कार्बीन इंटरमीडिएट। तो ये आपको याद रखना है कि जो रिएक्शन होता है गोज थ्रू कार्बीन इंटरमीडिएट। कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका। ठीक, जल्दी से देखो, ये OH है, इसके साथ जब आप NaOH यूज करोगे, NaOH, तो ये फिर से आपका क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये आपका ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, O- Na+। फिनॉक्साइड आयन बना। अब फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए CHO ऑर्थो पे लगा है। वैसे ही वहां पे भी जब हम कोलबेज वाले रिएक्शन करा रहे थे, वहां पे भी NaOH के बाद COH यूज करते थे, तो यहां ऑर्थो पोजीशन पे जाता था। ये तो फिनॉक्साइड आयन वाला ये केस हो गया। एक और काम यहां पे होता है। काम होता क्या है कि जो CHCl3 है उसका आगे स्ट्रक्चर देखो, ClClClH। तो ये जब रिएक्शन करता है आपका NaOH के साथ, तो ये OH माइनस इस H+ को ले लेता है। ये OH माइनस इस H+ को ले लेता है, और ये OH माइनस H+ को लेगा तो ये टूट के ऐसे चला जाएगा, और ये बन जाएगा CClClCl नेगेटिव, और यहां पे प्लस H2, OH माइनस H+ के साथ ले लिया। तो उसके बाद यहां पे Na+। अब देखो Na+ आराम से बहुत जल्दी सॉल्ट बनाता है, तो ये Cl- के रूप में बाहर चला जाएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे NaCl बनेगा। NaCl नमक बाहर जाएगा, Na+, Cl-, तो Cl- ये नेगेटिव चार्ज इसके पास चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? CClCl, और यहां पे बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में से इधर है, इधर है, और एक इधर है, एक इधर है, और इसी को बोला जाता है कार्बीन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बीन। तो आप ये याद रखो, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोरोकार्बीन। तो ये भी मुझे जो याद है, भी शायद जेईई या नीट में पूछा गया था कि किसके इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, कार्बोकैटायन के थ्रू, कार्बेनायन के थ्रू, या रेडिकल के थ्रू, या कार्बीन के थ्रू। तो कार्बीन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है।
अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये लोन पेयर नहीं है। ये लोन पेयर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देने के लिए। यहाँ पे कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इधर है 2 इधर है। कैसे आया, तो देखो Cl माइनस जाएगा तो ये निगेटिव जो आया है इसके पास, जब Cl के ऊपर चला गया Cl माइनस के रूप में, तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीड है। सॉरी, जब हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हम ये वाला भी काउंट करते हैं, ये जो बगल में दिए हैं। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमको ऐसा लग रहा कि ये आपके लेवल से ऊपर हो रहा, बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कार्बिन। तो होगा क्या अब होगा ये कि देखो यहां पे Cl ये आया और ये निगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। तो ये मत सोचना कि ये लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के और 2 अपने। क्या बनेगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O इधर बन रहा ना, और ये पाई बॉन्ड वैसे ही है, और इधर C, इधर Cl और इस पे निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव आया, तो ये ऑक्सीजन जो आ रहा ना, ये निगेटिव चार्ज, वो किसी के ऊपर तो जाएगा, तो ये इधर से आ रहा और इसके पास जा रहा, तो C पे निगेटिव, और ये C निगेटिव पानी में से H+ ले लेगा। अभी पानी इधर निकला था तो उसमें से पानी में से H+ ले लेगा कुछ ऐसे, और ये हमारा बना लेगा डबल बॉन्ड O CHCl Cl। ठीक है, उसके बाद आपका यहां का हाइड्रोजन ये एलिमिनेट होगा और ये बनेगा कुछ ऐसे O- और Cl HCl। ठीक है, और ये O- जो है वो H+ ले लेगा, और H+ लेके आपका ये बना लेगा OH। जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख दिया OH। अब फिर से NaOH में से OH आएगा, NaOH में से OH- आएगा, और ये OH- इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। OH- आएगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो ये Cl- के रूप में बाहर चला गया और हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा OH बन चुका है, OH, यहां पे Cl HOH, ये बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा और इस Cl को निकाल देगा। ये हो गया OH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब OH- है, NaOH से रिएक्ट करेगा, फिनॉल से OH- आएगा, H+ लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन इस जो कार्बिन यहां पे बन रहा उस कार्बिन से रिएक्ट करेगा। ये क्या है,
ये है आपका फिनॉक्साइड, पूरा नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। लोग ऐसा मत समझो कि ये कोई बाहर जा रहा है, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन, या शॉर्ट में इसे बोला जाता है DCC, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये रिएक्ट करेगा, O माइनस इस कार्बन पे जाएगा, O माइनस बना, ये O माइनस H प्लस को लेगा, यहां पे H आ गया, 2 Cl जैसे लगे थे वैसे लगे रहेंगे, फिर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये O माइनस क्यों, क्योंकि ताकि ये एरोमेटिक हो सके। देखो फिर से ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो गया। इसके बाद O माइनस H प्लस ले लिया, OH बन गया। अब यहां 2 Cl है, तो जो NaOH में से OH माइनस, चूंकि वो बेस के साथ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये OH माइनस आएगा और ये Cl में से इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और ये कार्बन को निकाल देगा, और ये कार्बन इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा Cl माइनस के रूप में। तो Cl माइनस यहां से माइनस Cl माइनस बाहर जाएगा। अब इस Cl माइनस को बाहर जाते समय यहां पे CH के साथ ये वाला जो OH आया वो कनेक्ट हो गया, इस C के साथ ये वाला OH कनेक्ट हुआ, CHOH। अब ये O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक कैसे माइग्रेट करेगा और Cl माइनस को निकाल देगा। तो ये C डबल बॉन्ड हो और ये वाला एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये राइमर टीमन रिएक्शन होता है। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट बताया था कि CHCl3NaOH यूज करेंगे तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसका क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने का मेथड हुआ। इसके बाद एक 2 रिएक्शन है बस, वो है आपका रिएक्शन विद जिंक। क्या होता है, तो देखो एक फिनॉल लिया हमने और इसका हमने रिएक्शन कराया जिंक मेटल के साथ, या जिंक डस्ट लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जिंक डस्ट। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके साथ जिंक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, जिंक ऑक्साइड, और ये हमारा है बेंजीन, और ये हमारा क्या था, फिनॉल। तो फिनॉल का अगर जिंक डस्ट के साथ अगर आप डाल दोगे और हीट करोगे, जिंक डस्ट के साथ हीट करोगे, तो आपका बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक, एक और है, जल्दी से वो भी रिएक्शन लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन क्या बनता है, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से, तो ये हुआ फिनॉल, यहां पे हमारा बनता है ये कंपाउंड, इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं। सॉरी, हाइड्रोक्विनोन हमने पीछे बोला था आपको एक रिएक्शन में, इसका नाम है बेंजीन लगाया इसलिए बेंजीन रिंग से बनाया ना, तो बेंजोक्विनोन क्या रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो यहां यूज किया जाता है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4, तो ये हम यूज करते हैं। और यहां से जो फिनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बेंजोक्विनोन बनाता है। तो अगर कभी आएगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन या फिनॉल का डायरेक्ट Na2Cr2O7, ये इससे रिएक्शन कराएंगे। इसका नाम है, एस प्रजाति का नाम है, इसको कहते हैं हम सोडियम डाइक्रोमेट, इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजोक्विनोन बनता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जो भी आपका अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, तो जो हम देखेंगे तो आपका जवाब दे देंगे।